अरे भाभी जी, आइए आइए, बैठिए, मैं श्वेता को बुलाता हूँ। अरे कोई बात नहीं सौरभ जी, मैं तो सिर्फ वो अदरक वाली चाय की रेसिपी पूछने आई थी। वो पता है ना आपको, मुझे किचन का काम आता नहीं। अरे कैसी बात करिए भाभी जी, आपके जैसे किचन के काम के लिए बनी भी नहीं है। पड़ोसन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो आप श्वेता को बुला देती तो अच्छा होता। अरे भाभी, श्वेता को क्यों परेशान करना, मैं बता देता हूँ ना। देखो, सबसे पहले पानी गर्म करो, उसमें अदरक कूट के डाल दो, फिर चाय पत्ती डालो और ढक के 2 मिनट के लिए उबलने दो। पड़ोसन ध्यान से सुनने लगती है, हालांकि मन में सोच रही थी कि श्वेता आ जाती तो ज्यादा ठीक रहता। अच्छा, फिर दूध कब डालूं? दूध बाद में डालना, हल्की आंच पर। और हाँ, चीनी पहले डाल देना, वरना स्वाद ठीक नहीं आता। इतने में श्वेता हाथ में तौलिया लिए कमरे में आती है। अरे भाभी, आपको भाई बताया नहीं मुझे। अरे श्वेता, मैं तो अदरक वाली चाय की रेसिपी पूछने आई थी तुमसे, पर इन्होंने बता दी पूरी रेसिपी। श्वेता हंसने लगती है। अरे वाह भाभी, ये तो अच्छी बात है ना। पर सच बताऊं, इन्हें चाय बनाते मैंने आज तक देखा नहीं है। पता नहीं इन्हें रेसिपी कहाँ से याद हो गई। अरे यार श्वेता, देखते देखते सीख लिया मैंने। तू बनाती है ना रोज, तो मैं भी समझ गया थोड़ा थोड़ा। श्वेता को अपने पति की ये बात सुनकर अच्छा लगता है कि उसने पड़ोसन की इतनी मदद कर दी। अच्छा है ना भाभी, कम से कम इन्हें भी कुछ काम आया, वरना घर में हर छोटी बात के लिए भी मुझे बुलाते रहते हैं। नहीं नहीं श्वेता, आज तो सौरभ ने बहुत अच्छे से बता दी, रेसिपी एकदम परफेक्ट लग रही है। चलो भाभी, ठीक है, फिर भी मैं लिख के दे दूंगी ताकि आप भूले ना। हाँ, वो ठीक रहेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। पड़ोसन चली जाती है। सौरभ दरवाजा बंद करके श्वेता के पास आता है। क्या श्वेता, भाभी को तो खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता, कितनी सीधी है ना बेचारी। अच्छा, मैंने रेसिपी बता दी। श्वेता मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। सही कहा आपने। आज तो मुझे अच्छा लगा कि आपने भाभी की हेल्प कर दी, वरना आप तो कभी किचन की तरफ देखते भी नहीं हो। अरे तब से देखूंगा ना। चलो, आज मैं ही बनाता हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय। हाँ हाँ मेरे मास्टर शेफ जी, चलिए दिखाइए अपनी कलाकारी। दोनों हंसते हुए किचन की तरफ चले जाते हैं। शाम का समय था और श्वेता रसोई में कुछ बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सौरभ दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी ऑफिस कलीग नेहा खड़ी थी। अरे नेहा, आओ आओ, अंदर आओ। सॉरी सौरभ, बिना बताया गई। वो ऑफिस का काम था तो सोचा रास्ते में ही मिल लो। श्वेता रसोई से बाहर आती है और मुस्कुराकर नेहा का स्वागत करती है। अरे आइए नेहा जी, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। नेहा सोफे पर बैठ जाती है और सौरभ के साथ ऑफिस की कुछ फाइलों पर बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद श्वेता चाय और स्नैक्स लेकर आती है। तीनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। हल्की फुल्की बातें होती है, हंसी मजाक चलता है। करीब आधे घंटे बाद नेहा उठ जाती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। थैंक यू श्वेता जी, चाय बहुत अच्छी थी। अरे कभी भी आइए नेहा जी, अच्छा लगा मिलकर। नेहा चली जाती है। सौरभ दरवाजा बंद करता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। श्वेता बर्तन उठाते हुए कुछ सोच रही थी। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ बोलो। आपके ऑफिस में तो बहुत लोग काम करते हैं ना, पर मैंने आज तक आपका कोई मेल कलीग घर पर आते नहीं देखा। हमेशा नेहा जी या प्रिया जी या रश्मि जी आती हैं। एक भी लड़का दोस्त नहीं आया कभी? सौरभ हंसने लगता है। अरे श्वेता, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, सच में मुझे अजीब लगता है कभी कभी, लोग क्या सोचेंगे। सौरभ श्वेता के पास आकर बैठ गया। देखो श्वेता, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। मेल हो या फीमेल, कलीग तो कलीग होता है। मैं तो बस ओपन माइंडेड होने की कोशिश करता हूँ, किसी को जज नहीं करता उसकी जेंडर के आधार पर। ये पुरानी सोच है, लड़की और लड़के दोस्त नहीं हो सकते। ये बात तो ठीक है आपकी। और वैसे भी तुम्हें तो पता है मैं कैसा हूँ। मेरे लिए दोस्ती में जेंडर मैटर ही नहीं करता, बस अच्छी सोच और अच्छे लोग मैटर करते हैं। श्वेता मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और बर्तन लेकर रसोई की तरफ चली जाती है। सौरभ टीवी ऑन कर लेता है। अगली सुबह श्वेता दूध लेने के लिए नीचे उतरती है। सोसाइटी के पार्किंग के पास उसकी कार थोड़ी टेढ़ी लगी होती है, जिससे बगल वाले पड़ोसी विकास की कार बाहर नहीं निकल पा रही थी। भाभी जी, सॉरी टोकना पड़ रहा है, पर आपकी गाड़ी थोड़े आगे आ गई है, मेरी निकल नहीं पा रही है। अरे सॉरी विकास जी, मुझे पता ही नहीं चला रात में, अभी हटाती हूँ। श्वेता अपनी कार थोड़ी पीछे करती है। विकास उसे गाड़ी सही तरीके से पार्क करने में मदद करता है और इशारा करके बताता है कि स्टीयरिंग कितना घुमाना है। हाँ हाँ, ऐसे ही, बस थोड़ा और बाई तरफ। परफेक्ट। दोनों हंसते हैं। ऊपर बालकनी से सौरभ ये सब देख रहा था। श्वेता ऊपर आती है तो सौरभ का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्या बात हो रही थी भाई इतनी देर से नीचे विकास के साथ? अरे कुछ नहीं, मेरी गाड़ी टेढ़ी पार्क हो गई थी, उनकी निकल नहीं पा रही थी, तो वो बता रहे थे कैसे सही करूं। इतनी देर तो नहीं लगती गाड़ी सीधी करने में।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो वाकई बहुत अच्छे से समझाते हैं। पता है उस दिन भी ना मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया था, तो उन्होंने। तभी सौरभ बीच में टोक देता है। अच्छा, बड़े कैरिंग निकले विकास जी भैया। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट थी, जो श्वेता को महसूस हो जाती है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये पड़ोसी लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा ही हेल्पफुल हो जाते हैं। नहीं मतलब, वो तो बस मदद कर रहे थे। हाँ पता है, पर तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही बात करने लगे वो? श्वेता को थोड़ा अजीब लगता है। वो याद करती है कैसे कल शाम सौरभ ने नेहा के साथ हंसी मजाक करते हुए कितनी देर तक बात की थी, और उसने तो कुछ नहीं कहा था। अच्छा सौरभ, एक बात बताइए, कल नेहा जी आई थी तो आप भी तो आधे घंटे बात करते रहे, हंसी मजाक भी हुआ, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। अरे वो ऑफिस का काम था श्वेता, बात अलग है। और मेरी गाड़ी की बात भी तो ऑफिस जैसी ही जरूरत थी ना, सिर्फ पार्किंग की मदद। सौरभ चुप हो जाता है, फिर थोड़ा डिफेंसिव होकर कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें विकास पर इतना भरोसा करना चाहिए, बस इतनी सी बात थी मन में। भरोसा? ये भरोसे की बात कहाँ से आ गई? मुझे तो लगा ही नहीं था कि इसमें भरोसे वाली कोई बात है। मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, जो मेरी बात समझ में नहीं आ रही? श्वेता हैरान होकर उसे देखती है, क्योंकि बात अभी पूरी तरह दिशा बदल चुकी थी। ये बात मैंने कही ही नहीं सौरभ, आप खुद ही बात को इस तरफ ले जा रहे हैं। सौरभ कुछ नहीं बोलता, बस मुंह फेर कर सोफे पर बैठ जाता है और टीवी का रिमोट उठा लेता है। श्वेता वहीं खड़ी रह जाती है, उसके मन से सवाल कौनता है कि आखिर फर्क कहाँ से आया। कुछ दिनों बाद सोसाइटी में एक पार्टी थी। श्वेता अलमारी के सामने खड़ी अपनी मैरून साड़ी निकाल रही थी और सौरभ शेविंग करते हुए शीशे से उसे देख रहा था। ये साड़ी पहन रही हो आज? हाँ, अच्छी लग रही है ना, बहुत दिनों से पहनी नहीं है। हाँ ठीक है, पर देखो ना, वो पड़ोसन भाभी ने पिछली पार्टी में जो वाली साड़ी पहनी थी, उस कलर में वो कितनी जच रही थी, और मेकअप भी कमाल था उनका। श्वेता को थोड़ा अटपटा लगता है, फिर भी सहज होकर जवाब देती है, अरे वो तो उनकी स्किन टोन पर वो सूट करता है ना कलर। हर कलर हर किसी पर अलग दिखता है सौरभ, मेरे टोन में ये मैरून ज्यादा अच्छा लगता है, मुझ पर हल्के पेस्टल कलर इतने अच्छे नहीं जमते। अच्छा वो ठीक है, पर मेकअप तो तुम भी कर सकती हो ना थोड़ा सा, आज पार्टी है, थोड़ा सज जाओ। सौरभ आपको पता है ना, मुझे हैवी मेकअप करना पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता चेहरे पर इतने लेयर्स लगाना। हल्का काजल लिपस्टिक लगा लूंगी बस। यार थोड़ा तो कर लो, देखो सभी औरतें करती है पार्टी में, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। मुझे पता है बुरी बात नहीं है, पर मुझे नहीं पसंद है ना करना, हर किसी की अपनी पसंद होती है। सौरभ कंघी करते हुए शीशे में से ही बोलता रहता है। उसकी बातों में अब हल्की झुंझलाहट आ जाती है। अच्छा देखो श्वेता, आज जरा पड़ोसन भाभी जैसा थोड़ा ट्राई कर लो, वैसा मेकअप, वैसी स्टाइलिंग, कितना सोबर और एलिगेंट लगता है उनका लुक। श्वेता के हाथ साड़ी की प्लेट बनाते बनाते रुक जाते हैं। वो शीशे में सौरभ की तरफ देखती है। सौरभ आप चाहते हैं कि मैं उनके जैसे बन जाऊं? अरे बन जाने वाली बात नहीं है, मैंने बस कहा कि वैसा स्टाइल ट्राई करो, तो क्या बुरा इसमें? पर बार बार उनका नाम लेकर मुझे कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप? कभी मेरी साड़ी से, कभी मेकअप से। मैं श्वेता हूं, मैं वो नहीं हूं जिसे आप पसंद कर रहे हैं। अरे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? मैं तो बस एक सजेशन दे रहा था। श्वेता कुछ देर खामोश रहती है। पहली बार उसे अंदर से कुछ खटकता है। ये कोई आम सी बात नहीं थी, ये बार बार होने वाली तुलना अब एक पैटर्न जैसी लगने लगी थी। वो खुद से सोचती है कि आखिर ये किस तरह की तारीफ है जो किसी और का नाम लेकर ही पूरी होती है। सौरभ एक बात कहूं, आपको मुझे जैसी हूं वैसे पसंद करना है या किसी और जैसे बनाना है? मुझे ये साफ कर दीजिए। सौरभ हाथ की कंघी रख देता है और थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन श्वेता का मन अब उतना सहज नहीं रहता जितना पहले था। वो साड़ी पहन लेती है, चुपचाप तैयार होने लगती है, पर उसके मन में तो सवाल अब घर कर गया था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सोसाइटी का हॉल लाइट्स और फूलों से सजा था। श्वेता मैरून साड़ी में अंदर आई तो कई लोगों की नजरें उसकी तरफ घूम गई। अरे श्वेता बेटा, कितनी अच्छी लग रही हो आज, ये रंग तो तुम पर बहुत जमता है। हाँ भाई, मरून कलर में तो जैसे चांद निकल आया हो। श्वेता हल्के से मुस्कुराकर सबका धन्यवाद करती रही। तभी विकास भी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। वाह भाभी जी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही है, ये साड़ी का कलर एकदम परफेक्ट लग रहा है आप पर। थैंक यू विकास जी। विकास हंसते हुए सौरभ की तरफ मुड़ता है, जो थोड़ी दूर खड़ा था। सौरभ भाई, किस्मत वाले हो यार, इतनी सुंदर बीवी मिली है तुम्हें। श्वेता बीच में हल्के मजाक के लहजे में बोल पड़ती है। उसके मन में अभी भी कुछ दिन पहले की वो बात कहीं अटकी हुई थी। अरे विकास जी, इन्हें तो हमेशा आपकी बीवी ही सुंदर लगती है, मेरी तारीफ तो कभी सुनी नहीं इनके मुंह से। ये बात मजाक में कही गई थी, पर इसके पीछे की सच्चाई सबको हल्का सा महसूस हो गई।
विकास की भौहें थोड़ी उठ जाती है और वो गंभीर होकर बोलता है, ये क्या बात है सौरभ भाई, भाभी जैसी पत्नी की तो हर कोई तारीफ करता रहेगा और तुम कुछ कहती नहीं। मेरी बीवी तो वैसे ही है लाखों में एक, क्यों? सौरभ हल्का सा हंसकर बात को टालने की कोशिश करता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस ऐसी। नहीं भाई, बहुत सुना है मैंने। गीतिका बता भी रही थी कि आपके घर जाती है तो आप ही सारी बात करते हो, श्वेता भाभी को सामने ही नहीं आने देते। लेकिन भाभी जी किसी से बात कर ले तो नमक मिर्ची सब लगती है, क्यों? सच कह रहा हूं ना? सौरभ का चेहरा थोड़ा परेशानी भरा हो जाता है। विकास आगे कहता है, उसकी आवाज में हल्की सी सीधी बात होती है। भाई सच कहूं, तुम्हें तो कदर करनी चाहिए ऐसी बीवी की। ये जो तुम बार बार किसी और की तारीफ करते रहते हो ना, ये ठीक नहीं है। अपने घर की चीज की कदर करो। खैर चलता हूँ। ये सुनकर सौरभ कुछ नहीं बोल पाता। श्वेता चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर ना तो शिकायत का भाव था, ना खुशी का दिखावा। बस एक शांत संतोष था कि जो बात वो खुद इतने दिन से कहने चाह रही थी, वो आज किसी और की जुबान से सामने आ गई। सौरभ नजरें झुकाए खामोश खड़ा रहता है और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सौरभ का चेहरा तना हुआ था। घर में घुसते ही उसने दरवाजा थोड़ा तेजी से बंद किया। क्या तरीका था आज तुम्हारा? विकास के सामने वो सब बोलने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तो मजाक में कहा था सौरभ, इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं आप? मजाक में या सच में? पर तुमने मुझे सबके सामने नीचा दिखा दिया। नीचा कैसे दिखाया मैंने तो बस सच बोला। और वो विकास भी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था। क्यों इतनी बात होती है तुम्हारी उससे हमेशा? बस यही बात है ना असली। आपको ये नहीं पच रहा कि कोई और मर्द मेरी तारीफ करे। पर आए मर्द से इतनी बात करने की जरूरत भी क्या है श्वेता? लोग क्या सोचेंगे? श्वेता का गुस्सा फूट पड़ता है, जो कई दिनों से अंदर दबा हुआ था। और आप जो नेहा जी से, प्रिया जी से, रश्मि जी से घंटों हंस हंस कर बात करते हो, वो क्या? वो पराई औरतें नहीं है क्या? अरे वो ऑफिस की बात है, अलग होता है वो। कैसे अलग होता है? आपके लिए जायज है और मेरे लिए गुनाह है, ऐसा कैसे चलेगा? तुम बहस मत करो मुझसे, मैं मर्द हूं, मेरी बात अलग होती है। श्वेता एक पल को ठहर जाती है, फिर शांत पर मजबूत आवाज में कहती है, यही सोच है आपकी ना? आप जो करो वो सही, मैं वो करूं तो गलत। मुझे भी इज्जत चाहिए सौरभ, वही जो आप खुद के लिए मानते हो। सौरभ कुछ बोलना चाहता है पर शब्द नहीं मिलते। श्वेता आंखों में हल्की नमी लिए कमरे में चली जाती है और दरवाजा हल्के से बंद कर लेती है। सौरभ वहीं खड़ा रह जाता है, बाहर अंधेरे कमरे में अकेला, अपने ही सवालों से घिरा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि अगले ही दिन दोनों तरफ की माँ को खबर लग गई। शाम होते होते सौरभ की माँ यानी कि कमला जी और श्वेता की माँ यानी कि सुधा जी दोनों ही घर आ पहुंची। माहौल पहले से ही तना हुआ था और अब दोनों माओं के आने से घर में एक अलग ही गर्मी फैल गई। कमला जी सोफे पर बैठते ही श्वेता की तरफ देखकर बोली, क्या सुन रही हूँ मैं? मेरे बेटे से बहस कर रही हो तुम पड़ोसी मर्दों के लिए? श्वेता कुछ बोले इसके पहले ही सुधा जी आगे आ जाती है। जरा ठहरिए बहन जी, पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, यह आपका बेटा है जो दोहरी बात करता है। दोहरी बात कैसे? मेरा बेटा तो सीधा साधा लड़का है, बस अपनी बीवी की चिंता करता है। चिंता या शक, खुद तो ऑफिस की लड़कियों से हंस हंस कर बात करते हैं और मेरी बेटी किसी पड़ोसी से 2 मिनट बात कर ले तो सवाल उठाता है। कमला जी का स्वर तीखा हो जाता है। अरे बहन जी, मर्द की बात अलग होती है, वो बाहर का काम देखता है, उसे लोगों से मिलना पड़ता है। औरत को तो अपनी हद में रहना चाहिए। यही सोच गलत है बहन जी। हद अगर है तो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। ये कहाँ का नियम है कि मर्द को छूट है और औरत को पैरा? आप बहस मत करिए मुझसे, मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। और मेरी बेटी भी कभी गलत नहीं हो सकती, उसने सिर्फ इज्जत मांगी है, कोई गुनाह नहीं किया। सौरभ बीच में आकर माँ को शांत करने की कोशिश करता है। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। अरे तू चुप रह, ये तेरी बीवी और इसकी माँ दोनों मिलकर तुझे ही गलत ठहरा रही है। श्वेता अब तक खामोश बैठी थी पर अब उससे रहा नहीं जाता। माँ जी, मैंने किसी को गलत नहीं ठहराया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो नियम सौरभ के लिए है वही नियम मेरे लिए भी होना चाहिए, इसमें इतना बुरा क्यों मानना? कमला जी कुछ कहने वाली थी पर सुधा जी उनका हाथ पकड़कर रोक लेती है। बहन जी, गुस्से में फैसला मत लीजिए, बैठकर बात करते हैं शांति से। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। दोनों माँ एक दूसरे को घूर रही थी और सौरभ श्वेता दोनों अपनी अपनी माँ के पीछे खड़े परेशान से। ये टकराव अब उनके हाथ से निकल चुका था। कमरे में अब भी खामोशी थी। सुधा जी ने गहरी सांस ली और कमला जी की तरफ मुड़ी। इस बार आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक अपनेपन की नरमी थी। बहन जी, आप भी तो एक औरत है, अपने जमाने में आपने भी तो ये सब झेला होगा। क्या आपको कभी अच्छा लगा था जब आपसे कहा गया हो कि आप घर से बाहर किसी से बात नहीं करेंगी, पर मर्द जो चाहे करे? कमला जी की आंखों में कुछ पल के लिए पुरानी यादें झलक जाती है। वो धीरे से बैठ जाती है जैसे कोई बहुत पुरानी याद आ गई हो। हाँ, झेला है मैंने भी।
मेरे पति भी ऐसे ही थे, हर बात पर शक, हर बात पर सवाल। तो फिर वही दर्द अपने बेटे की बीवी को क्यों देना चाहती हैं आप? क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपका बेटा एक अच्छा इंसान बने, जो अपनी बीवी को बराबर का हक दे? कमला जी की आंखें भर आती हैं। वो सौरभ की तरफ देखती है जो सिर झुकाए कोने में खड़ा था। सौरभ बेटा, इधर आ। सौरभ धीरे से उनके पास आता है। बेटा, माँ की एक बात मान, जो तू श्वेता के साथ कर रहा है वो वही है जो मैंने जिंदगी भर झेला। मैं नहीं चाहती तेरी बीवी भी वही दर्द सहे जो मैंने सहा। इज्जत और भरोसा बराबर होना चाहिए, सिर्फ औरत की तरफ से नहीं, मर्द की तरफ से भी। सौरभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को देखता है, फिर श्वेता की तरफ। अब हम दोनों चलते हैं, तुम दोनों खुद बैठकर बात कर लो शांति से। हम माँ हैं, हमेशा साथ नहीं रह सकते तुम्हारे हर फैसले में। सुधा जी और कमला जी दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती हैं, जैसे एक अनकहा रिश्ता बन गया हो। दोनों विदा लेकर चली जाती हैं। घर में अब सिर्फ सौरभ और श्वेता रह जाते हैं। कुछ देर खामोशी रहती है, फिर सौरभ धीरे से श्वेता के पास आता है। श्वेता, मुझे माफ कर दो। श्वेता चौंक कर उसे देखती है। मैं गलत था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जो करता हूँ वो सही है क्योंकि मैं मर्द हूँ, पर आज माँ की बात सुनकर समझ में आया कि ये सोच ही गलत थी। तुमने जो हक मांगा वो तुम्हारा हक था, कोई एहसान नहीं। श्वेता की आंखों में नमी आ जाती है, पर इस बार खुशी की। बस इतना समझ जाओ सौरभ कि मुझे आपसे प्यार चाहिए, बराबरी चाहिए। ना मुझे किसी और जैसा बनना है, ना मुझे शक में रहना है। सौरभ उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। अब से ना तुलना होगी ना शक, सिर्फ भरोसा और इज्जत होगी जिसे तुम डिजर्व करती हो। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस घर के भीतर एक नई समझ, एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, जहाँ प्यार था, बराबरी थी और अब कोई शिकायत नहीं थी। सुमित्रा अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर आराम से बैठी है। उसके सामने चाय का टेबल है और वो टीवी देख रही है। अंजलि किचन से सुमित्रा के लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। तभी सुमित्रा खिड़की से बाहर देखते हुए अंजलि से कहती है, अंजलि, जरा ये देखना, ये पड़ोस वाली मिसेस शर्मा कैसे कपड़े पहनकर घूमती है। इनकी तो काया ही बिगड़ गई है, फिर भी इतना सजती है। अंजलि को अपनी सास की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, भगवान ने सबको अलग बनाया है। आप हर बार किसी न किसी की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी क्यों करती हैं? ये अच्छी बात नहीं है। अरे छोड़ो ना तुम भी, मैं कौन सा सच में बुरा कह रही हूँ, बस मजाक कर रही हूँ। तुम हर बात को इतना दिल पर क्यों ले लेती हो? सुमित्रा पानी पीती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है, जबकि अंजलि वहां बैठे बैठे मन में सोचते हुए, हे भगवान, माँ जी हमेशा किसी न किसी का मजाक उड़ाती रहती है। पता नहीं वो कैसे समझेंगे कि ये अच्छी बात नहीं होती। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा अपने पति के साथ सोफे पर बैठी न्यूज देख रही थी। तभी घर की घंटी बजती है। पड़ोसन मिसेस कामिनी उनके घर आती है और बैठकर सुमित्रा से बातें करती है। तभी सुमित्रा उनके चेहरे को ध्यान से देखते हुए, अरे मिसेस कामिनी, तुम्हारा चेहरा तो देखो, इतने दाने हैं तुम्हारे चेहरे पर, ऐसा लगता है जैसे पक गए हो। अगर मैं इन दानों को कूट कर तेल में डालूं तो इनके पॉपकॉर्न बन जाएंगे। कामिनी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो सुमित्रा से कहती है, क्या बताऊं सुमित्रा बहन, ये दवाइयों की एलर्जी है। मैं तो खुद अपने इन दागों से बहुत परेशान हूँ। लोग इनकी वजह से मुझ पर दया करते हैं, लेकिन मजाक तो केवल तुम ही उड़ाना जानती हो। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। वो तो मुझे बताते बताते हंसी आ गई। सुमित्रा की बात सुनकर कामिनी कुछ नहीं बोलती है, बस अपना बैग उठाती है और बिना कोई शब्द कहे घर से बाहर निकल जाती है। सामने खड़ी अंजलि ये सब कुछ देखकर मिसेस कामिनी से कहती है, अरे आंटी रुकिए तो, माँ जी की बात का बुरा मत मानिए, वो तो उनकी आदत है मजाक उड़ाने की, जरा रुक तो जाइए। अंजलि उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तेजी से चली जाती है। तब अंजलि वापस अपनी सास के पास आकर गुस्सा होते हुए, माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत दुखी होकर गई हैं। बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं है। सुमित्रा, अंजलि बिल्कुल सही कहती है। तुम्हें अपनी इस गंदी आदत को छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह से तुम न जाने कितने लोगों का अनजाने में दिल दुखा देती हो। अति अजी, आप तो रहने ही दीजिए। मैं आपकी तरह सड़ा हुआ मुंह बनाकर नहीं रख सकती। और तुम तो रहने ही दो अंजलि। मेरी हंसी में कोई जहर नहीं होता, बस थोड़ा मनोरंजन कर लेती हूँ। अगले दिन घर में सपना और उसकी एक सहेली हॉल में बैठी बातें कर रही है। सपना की सहेली ने काफी मोटा चश्मा पहन रखा है। तभी सुमित्रा हॉल में आकर उसे देखते हुए कहती है, तो तुमने ये चश्मा लगा रखा है?
मोटा मोटा चश्मा। तो अब तुम ये बोलोगी ना कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ? तुम्हें कहाँ दिखाई दे रही हूँ, यहाँ या वहाँ? एक चश्मे से तो तुम्हें एक की जगह दो दिखते होंगे। माँ प्लीज चुप हो जाइए। आप मेरी सहेली का अपमान क्यों कर रही हैं? वो देख नहीं सकती इसलिए चश्मा लगाती है, फैशन के लिए नहीं। अरे सपना, तुम भी। मैं तो बस मजे ले रही थी। तुम लोग आजकल की जनरेशन कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई हो। सपना की सहेली बहुत अपमानित महसूस करती है। वो अपना चश्मा ठीक करती है और सपना से कहती है, सपना, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं फिर कभी आऊंगी। अरे तो रुक तो सही, कुछ खाकर तो जा। माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही कहती रहती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ काम आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। रीना वहां से उठकर चली जाती है। सपना को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो सीधे अपनी भाभी के कमरे में जाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ ने मेरी सहेली की बेइज्जती करके उसे भगा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं माँ कब सुधरेंगी। हाँ सपना, तुम्हारी बात सही है। माँ जी हमेशा दूसरों का दिल दुखा देती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी और धीरे धीरे उनकी आदत बदल जाएगी। अगले दिन दोपहर का समय है। सुमित्रा और अंजलि बाजार में सब्जी खरीदने जाती है। एक सब्जी वाला वहां हकलाकर बात करते हुए अपनी सब्जियां बेच रहा है। सुमित्रा उस सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचती है और सुमित्रा उसकी नकल उतारने लगती है। भैया, ये आलू कितने रुपए किलो दे रहे हो? जरा हकलाकर तो बताओ। मुझे तुम्हारी आवाज सुनने में बहुत मजा आता है। मैम, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं ठीक ठीक से नहीं बोल पाता। आज तक किसी ने भी मेरा ऐसा मजाक नहीं बनाया जैसे आप बना रही हैं। सब्जी वाला भावुक होकर अपनी जगह से हट जाता है। अंजलि को सुमित्रा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा और दुख होता है। दोनों सास बहू सब्जियां खरीद लेती हैं। फिर वापस आते समय अंजलि सुमित्रा से कहती है, माँ जी, आज आपने एक इंसान को रुला दिया है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना या उसका मजाक उड़ाना बहुत गलत है। आप कभी किसी की पीड़ा को समझ क्यों नहीं पाती? तुम मुझे लेक्चर देना बंद करो। सब्जी वाला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो घर चलते हैं। दोनों घर वापस आ जाती हैं। रात को अंजलि अपने कमरे में दिवेश से बातें करते हुए कहती है, दिवेश, माँ जी किसी की तकलीफ क्यों नहीं समझती? मैं उन्हें कितनी बार समझाऊं कि किसी का मजाक उड़ाना गलत है, लेकिन वो समझते ही नहीं। आज भी उन्होंने सब्जी वाले का दिल दुखा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ अंजलि, तुम सही कहती हो। माँ हमेशा किसी न किसी का मजाक उड़ाती रहती है। मैंने भी उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझती ही नहीं है। इसलिए मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। तुम भी रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। दिवेश सो जाता है। अगले दिन अंजलि मन ही मन कहती है, माँ जी की इस हरकत से हर कोई परेशान है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। पर ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे माँ जी को परेशान करके ये बताना ही होगा कि वो जो कर रही है वो गलत है। अगले दिन घर में कुछ रिश्तेदार और पड़ोसियों का आगमन हुआ। दोपहर की चाय का समय था। साथ में खीर का आयोजन किया गया था। अंजलि ने चुपचाप रसोई में जाकर एक गहरी साजिश रची। उसने सबके लिए मीठी खीर बनाई, लेकिन सुमित्रा की कटोरी में चुपके से ढेर सारा नमक मिला दिया और सभी को उनकी खीर लाकर दे दी। सुमित्रा ने शान से अपनी कटोरी उठाई और पहला निवाला मुंह में रखकर मन ही मन, अरे ये क्या, सभी लोग तो खीर बड़े मजे से खा रहे हैं, सिर्फ मुझे ही खीर में नमक क्यों लग रही है? शायद ये मेरी गलतफहमी है या मेरी जुबान खराब हो गई है। मुझे खा लेना चाहिए वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सुमित्रा खीर खाने लगती है, तब अंजलि उसे गौर से देखते हुए, माँ जी कैसी बनी है खीर? आज सबने बहुत तारीफ की है। हाँ बहुत अच्छी है। जबकि उसकी आंखें नमक की जलन से भर आई थी। बाकी लोग मजे से मीठी खीर खा रहे थे और सुमित्रा को मजबूरी में वो नमक वाली खीर खानी पड़ रही थी। जब सब चले गए तो अंजलि ने सुमित्रा के पास आकर उसे देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ जी, आपका चेहरा देखने लायक था। कैसा लगा जब मजाक का हिस्सा आप खुद बनी? क्या मतलब है तुम्हारा बहू? आपने तो बिना चखे ही उस खीर को खा लिया, जैसे आप दूसरों की कमियों को बिना सोचे समझे उछाल देती हैं, जबकि उस खीर में सचमुच बहुत सारा नमक था। सुमित्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अंजलि पर गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन अंजलि हंसते हुए अपने कमरे में चली गई और सुमित्रा चुप रह गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर सुमित्रा छत पर खड़ी होकर कामिनी से बातें करते हुए,
अरे कामिनी जरा देख तो, वो मिसेस खन्ना है ना, बेचारी मिसेस खन्ना। कल ही तो वो गिर पड़ी, अब देखो कैसी लंगड़ा कर चल रही है। भगवान ने पहले ही शक्ल ऐसी दी है, ऊपर से अब ये हादसा। सुमित्रा जोर जोर से हंस रही थी। उस समय अंजलि छत पर कपड़े उठाने के लिए आती है और अपनी सास को इस तरह मिसेस खन्ना का मजाक उड़ाते हुए देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहती है, मुझे लगा था कि कल मैं माँ जी का इतना मजाक उड़ाऊंगी, तो मैंने उड़ाया। माँ जी को समझ में आ गया होगा, लेकिन इन्हें तो अभी भी अकल नहीं आई। लगता है इन्हें अगले सबक की भी जरूरत है। वो चुपचाप छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी उसने सुना कि सुमित्रा कह रही थी, आजकल बंदरों का बड़ा आतंक है। कल ही उन्होंने मेरे पड़ोसी के सारे पापड़ उठा लिए। मैं तो डरती हूँ कि कहीं वो मुझ पर ही ना हमला कर दे। अंजलि ने एक पल सोचा और फिर अचानक छत के गेट के पास से चिल्लाई, माँ जी, पीछे देखिए, बंदर बंदर आ गया। सुमित्रा घबरा गई। बिना पीछे मुड़े वो बंदर के डर से छत पर ही इधर उधर दौड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अंजलि, कहाँ हो तुम? बंदर, बचाओ मुझे। अंजलि हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी और बगल में कामिनी भी जोर जोर से हंस रही थी। थोड़ी देर बाद जब सुमित्रा हाफते हाफते एक कोने में दुबक गई तो अंजलि सामने आकर, माँ जी, पीछे कोई नहीं है, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी, आ जाइए, कोई भी नहीं है। तुमने ये क्यों किया? मैं वाकई डर गई थी। तुम तो बच्चों की तरह मजाक उड़ा रही हो और मुझे परेशान देखकर तुम्हें मजा आ रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह मुझे परेशान करते हुए। माँ जी, यही तो वो लोग महसूस करते हैं जिनका आप मजाक उड़ाती हैं। डर, शर्मिंदगी और अपमान। क्या आपको मजा नहीं आया? यदि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को इस तरह से परेशान करना छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। अंजलि को लगा कि उसकी सास अब दूसरों का मजाक उड़ाना छोड़ देगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दूध वाला दूध देने आता है। सुमित्रा दूध लेते हुए दूध वाले की चप्पल को देखकर हंसते हुए कहती है, अरे ये क्या, तुमने अपने चप्पल पर डोरी की डिजाइन बनाई है? इसे तो म्यूजियम में रखना चाहिए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, दरअसल आज रास्ते में आते समय मेरा पैर कीचड़ में पड़ गया और इसलिए ये चप्पल टूट गई और फिर मुझे इसे डोरी से बांधना पड़ा। सुमित्रा लगातार हंस रही थी। दूध वाला शर्मिंदा होकर चला जाता है और पीछे खड़ी अंजलि ये सब कुछ देखकर गुस्सा होते हुए मन ही मन, माँ जी को अभी भी समझ नहीं आई कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि माँ जी को समझाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। एक दोपहर सुमित्रा अपनी सहेलियों के साथ फोन पर वीडियो कॉल कर रही थी। वो अपनी सहेली की नई ड्रेस का मजाक उड़ा रही थी और बहुत जोर जोर से हंस रही थी। अंजलि ने चुपके से सुमित्रा का फोन ले लिया और उसमें एक फिल्टर सेट कर दिया, जिससे आवाज बहुत पतली और अजीब सुनाई देने लगी। अरे, वो जो नीले रंग का सूट पहना था ना, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने पर्दे का कवर सिलवा लिया हो। जैसे ही सुमित्रा ने ये कहा, फोन की दूसरी तरफ सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। सुमित्रा को लगा वो उसकी बात पर हंस रही है, लेकिन असल में वो उसकी उस अजीब और फनी आवाज पर हंस रही थी, जो फिल्टर की वजह से हो गई थी। अरे, तुम लोग इतना क्यों हंस रहे हो? माँ जी, वो आपकी आवाज का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे आप दूसरों की आवाज और बोलने के ढंग का मजाक उड़ाती हैं। आज आपकी खुद की आवाज एक खिलौना बन गई है। जब सुमित्रा को पता चला कि फोन हैक करके उसे ही तमाशा बना दिया गया है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अंजलि को डांटना चाहा, लेकिन अंजलि ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आप दूसरों के साथ करती हैं। मजाक में बुरा क्या है? सुमित्रा अंजलि की बात सुनकर चुप हो गई। कुछ दिनों बाद सुमित्रा की सहेलियों की पार्टी होती है। सुमित्रा बहुत खुश है और पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है। अंजलि मुस्कुराते हुए सुमित्रा के पास जाती है, माँ जी, आज आपकी पार्टी है ना? चलिए, मैं आपको पार्लर ले चलती हूँ। आज आपका सबसे अच्छा मेकअप करवाऊंगी। सब आपको देखते रह जाएंगे। सच कह रही हो अंजलि, आज तो मैं अपनी सारी सहेलियों के सामने सज धज कर जाऊंगी। अंजलि सुमित्रा को लेकर पार्लर जाती है और पार्लर वाली को देखकर मुस्कुराती है। सोनम, मैं अपनी सास को ये बताना चाहती हूँ कि दूसरों का मजाक उड़ाना कितना गलत है और तुम्हारी मदद के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। आज मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। तुम उनका मेकअप ऐसा करना कि सारा चेहरा ही बिगड़ जाए। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा सिर्फ उन्हें समझाने का है, ना कि मजाक उड़ाने का। सोनम पार्लर में जानबूझकर अंजलि की आईब्रो को बहुत ज्यादा डार्क कर देती है और चेहरे पर बेमेल रंग थोप देती है और लिपस्टिक का कलर भी बहुत डार्क कर देती है। बालों को भी कर्लर से अजीब ढंग से कर्ल कर देती है। तैयार होने के बाद सुमित्रा अंजलि से, वाह अंजलि, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिल्म स्टार बन गई हूँ।
सुमित्रा बिना आईने में ठीक से देखे आत्मविश्वास के साथ पार्टी हॉल में पहुंचती है। वहां उसकी सहेलियां उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाते हुए, सुमित्रा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रंग का डिब्बा उलट दिया हो। हाँ, और ये आईब्रो क्या किसी ने ब्रश से पोती है? तुम तो एकदम जोकर लग रही हो। सुमित्रा हैरान रह जाती है। वो तुरंत पास रखे आईने में देखती है और अपना ही चेहरा देखकर चौंक जाती है। उसे अपनी सहेलियों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो वो दरअसल पार्लर वाली ने मेकअप कुछ ज्यादा ही लगा दिया है। मैंने तो उसे हल्का मेकअप करने को कहा था, लेकिन सुमित्रा की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और जोर जोर से हंसने लगता है। अपमानित होकर सुमित्रा तुरंत रोते हुए अपने घर की ओर भागती है। अंजलि भी पीछे पीछे घर पहुंचती है। सुमित्रा रोते बिलखते घर के अंदर आती है। वो अपने बेढंगे मेकअप को हाथ से पोंछने की कोशिश करती है, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगता है। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देखकर जोर जोर से हंसती है। अंजलि की हंसी की आवाज सुनकर माधव और दिवेश और सपना भी आ जाते हैं। वो भी सुमित्रा को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंजलि, देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। ये सब तुमने किया है क्या? क्या मिला तुम्हें मेरा सबके सामने इस तरह मजाक उड़ाकर? क्यों माँ जी, बुरा लग रहा है ना? जब सब आपकी तरफ देखकर हंस रहे थे तो कैसा महसूस हुआ? सुमित्रा चौंक कर अंजलि को देखती है। वो अंजलि की बातों में छिपा व्यंग समझ जाती है और उसका गुस्सा और दुख और भी बढ़ जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे दुख पर हंस रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो? माँ जी, मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जती करना नहीं था। मैं तो बस आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि जब आप दूसरों का मजाक उड़ाती हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। मुझे एहसास दिलाना? इस तरह से ये कोई तरीका नहीं होता। माँ जी, आपने उस दिन उस महिला के दानेदार चेहरे का मजाक उड़ाया था, सपना की सहेली के चश्मे का मजाक बनाया और उस हकलाने वाले सब्जी वाले को तो आपने पूरी तरह रुला दिया। और तो और, आपने दूध वाले को भी नहीं छोड़ा। क्या वो सब सही था? सुमित्रा के सामने उन सभी लोगों के चेहरे तैरने लगते हैं जिनका उसने मजाक उड़ाया था। उसे याद आता है कि किस तरह वो लोग अपमानित होकर वहां से चले गए थे। वो सोफे पर गिर पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक जाओगी, लेकिन लेकिन क्या मैं वाकई इतनी बुरी इंसान हूँ? माँ जी, आप बुरी नहीं है, बस आपकी आदत गलत है। किसी की कमजोरी या बीमारी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं है। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करती हैं, वही एक दिन हमारे साथ भी हो सकता है। माँ, सुमित्रा सही कह रही है। हम कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी इस गंदी आदत को छोड़ दीजिए। तुम्हारी इस एक बुरी आदत ने तुम्हें न जाने कितने लोगों के दुख का कारण बना दिया है सुमित्रा। अभी वक्त है अपने आप को बदल लो। सुमित्रा को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो अंजलि का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे समझ आता है कि आज उसे जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, वही दर्द उसने अनजाने में दूसरों को दिया था। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे शब्दों से किसी को इतनी पीड़ा हो सकती है। मैं सच में बहुत गलत थी। माँ जी, आपको पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि आप समझ गई। आज के बाद मैं वादा करती हूँ कि कभी किसी की शारीरिक कमी, बीमारी या मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। भगवान मुझे माफ कर दे। सुमित्रा उठती है और आईने के सामने जाकर अपने चेहरे को साफ करती है। वो अपना चेहरा धोती है और एक गहरी सांस लेती है। उसके मन का सारा भारीपन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। माँ जी, चलिए अब फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हूँ। आज का दिन बहुत लंबा रहा है। हाँ बेटा, चलो। आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला है। असली खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में होती है। अंजलि किचन की ओर बढ़ती है और सुमित्रा उसे प्यार से जाते हुए देखती है। घर में एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हो रहा है। सुमित्रा अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। भगवान का शुक्र है कि मेरी बहू ने मुझे समय रहते सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं एक नई शुरुआत करूंगी। अंजलि किचन से चाय लेकर बाहर आती है। पूरा परिवार शांति से सोफे पर बैठकर चाय पीते हैं। इस बार सुमित्रा के चेहरे पर किसी का मजाक उड़ाने की हंसी नहीं, बल्कि एक संतोष की मुस्कान है।